बेटा लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है व्हाट रोल डज एजुकेशन हैज प्लेड इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थ्योरेटिकल पॉइंट्स पढ़ते थे कि एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन एजुकेशन का क्या स्टेट है हमारी कंट्री में, एजुकेशन कैसे परफॉर्म कर रही है। ठीक है, नोट्स निकाल लो। ठीक है, एजुकेशन एज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। मैंने आपको दिन एक डिफरेंस बताया था एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होती है फ्यूचरिस्टिक, जैसे मेरे पास एक स्किल है, पर फ्यूचर में क्या स्किल्स चलने वाले हैं, मैं उसके लिए कुछ अपने आप को अपग्रेड करूं, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करो। तो एजुकेशन लीड्स टू डेवलपमेंट, ट्रेनिंग लीड्स टू डेवलपमेंट। ध्यान रखना, आप डेवलप हो पाओगे तो ही काम कर पाओगे। एजुकेशन एम्प्लॉइज प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। तीन चीजें आती हैं इसमें, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टीचिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, आपको साथ साथ काम करवाया जाए, जैसे गाड़ी सिखानी किसी को, पहले बताया जाएगा कि ये इसके मैनुअल्स हैं, ये इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर कहेंगे थोड़ा सा चला के दिखाओ, फिर इसको फॉलो करके दिखाओ। तो दिस हैपेंस टू बी द ट्रेनिंग मैनुअल प्रोवाइडेड इन स्कूल्स एंड कॉलेज। इट हेल्प टू इंक्रीज नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, ठीक है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नॉलेज एंड डेवलपिंग स्किल्स। तो स्किल्स पे फोकस बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग वर्क चेंज हो गया। डायनामिक वर्ल्ड में हम रहते हैं, काम डायनामिक है, चेंज होता रहता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नॉलेज एंड डेवलपिंग स्किल्स। एजुकेशन कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है। लिटरेसी रेट क्या होता है, हमारी कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, as compared to other countries India literacy rate is low. ठीक है, as per the record 1917-18 का एक रिकॉर्ड अवेलेबल है। ठीक है, India has also attained a literacy rate of approximately 80%. ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है हमारे पास, बहुत अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। अब नीचे उसकी डाटा दिया गया है। 1990 में कितना था लिटरेसी रेट, ठीक है, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, कितना था 61% एंड 37%। प्राइमरी कंप्लीशन, प्राइमरी लेवल एजुकेशन, यूथ के बारे में बताया हुआ है। अब इस लेवल को देखो आगे जाके कहां चला गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अडल्ट लिटरेसी रेट इन 2017-18 मेल का कितना है 82%, फीमेल का कितना है 66%। इसमें गर्ल पार्टिसिपेशन एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। प्राइमरी कंप्लीशन, अब यहाँ पे देखो कंप्लीशन रेट, एक होता है लिटरेसी रेट, एक होता है कंप्लीशन रेट। पढ़ाई शुरू की और खत्म की, वो फीमेल्स में ज्यादा है। मेल्स में कितना है वो 93% और फीमेल्स में कितना है 90। ये चीज आप भी नोटिस करना। प्लस 2 तक तो वो रेट बराबर रहता है, ग्रेजुएशन में जाके सडन शिफ्ट आ जाता है, कुछ लोग काम में लग जाते हैं मेल्स। ठीक है, और मास्टर्स में जाओ तो 80% लड़कियां ही हैं आजकल हमारी कंट्री में। दोनों का ओवर होना गलत है, सिर्फ लड़कियां होना वो पहले गलत था स्कीम। अब सिर्फ लड़कियां इसको, तो लड़के मास्टर्स में नहीं जा रहे क्योंकि वो एम्प्लॉयबिलिटी में चले जाते हैं, रिस्पांसिबिलिटी वो अर्निंग एक परसेप्शन बन गया। ठीक है, उसके बाद यूथ लिटरेसी रेट, यूथ किसको कहते हैं 15 to 24, इसके ऊपर लिखा हुआ है मैंने, यूथ किसको कहते हैं 15 to 24। तो इसमें लिटरेसी रेट लगभग बराबर है। ठीक है, नोट नेक्स्ट पेज पे, एजुकेशन इज वाइडर कंसेप्ट देन लिटरेसी। लिटरेसी एक छोटा सा पैरामीटर है, एजुकेशन बड़ी चीज है। लिटरेसी रेफर्स टू एबिलिटी टू रीड, अंडरलाइन, कभी लिटरेसी की डेफिनेशन आए तो क्या लिखना है, लिटरेसी रेफर्स टू एबिलिटी टू रीड, राइट, ठीक है, whereas education include different parameters such as primary education, secondary education and higher education। क्या हो रहा है बेटा, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब लिटरेसी रेट में पहले रूल होता था जो बंदा सिर्फ अपना साइन कर पाएगा। अब क्या हो गया, एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड स्पीक भी कहते हैं, बोल भी पाए इन अ पर्टिकुलर वन लैंग्वेज। ये नहीं सिर्फ जिसको इंग्लिश आती हो, हिंदी आती हो, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे नेशनल लैंग्वेज हो, चाहे वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो। एवरी पर्सन हु इज एजुकेटेड इन इज लिटरेट। ये बात ध्यान रखनी, लाइन लास्ट वाली को हाईलाइट कर लेना। हर एजुकेटेड पर्सन एटलीस्ट 12वीं तक, जिसने ये 10th तक पढ़ाई की है, 12th और 10th ग्रेड तक, he is literate। ठीक है, बट ऑल लिटरेट पर्सन्स आर नॉट एजुकेटेड। ठीक है, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखी आ जाए all educated are literate but all literate are not educated, तो आपने वहां पे education covers more things than literacy, literacy covers a small portion, ये चीज को आपने जस्टिफाई करना है। literacy is a part of education। ठीक है, उस चीज को क्लैरिफाई करना है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये सिंपल से पॉइंट्स हैं। हमें एक अच्छा सिटीजन बनाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, मेंटल हॉरिजन, लोगों की सोचने की क्षमता, उनकी ड्रीमिंग और उसकी कैप्चर करने को चीजों को लेकर एबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, इट प्रमोट्स कल्चर स्टैंडर्ड। कल्चर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, आप एक सोसाइटी में किस तरह की चीजों को एक्सेप्ट करते हो,
वो स्टैंडर्डाइजेशन बेटर होती जाती है, ठीक है ना। अब जैसे एक टाइम था कि जो साइन करने वाला लिटरेट था वो 99% हो गया था हमारा, फिर हमने स्टैंडर्ड चेंज किया, हमने स्टैंडर्ड इस पे ले गए। अब जिस दिन ये भी 99% हो जाएगा, 95% से अबव हो जाएगा, फिर स्टैंडर्ड चेंज किया जाएगा, तो उसमें मिनिमम इतनी एकेडमिक स्किल या कोई ना कोई पैरामीटर गवर्नमेंट निकाल लेगी, ठीक है। इट डेवलप ह्यूमन पर्सनालिटी। अब आपकी पर्सनालिटी बेटा देखो, स्कूल में जाते हो, मेरे पास आते हो, अलग अलग जगह जाते हो, यू लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स। कुछ चीजें आपको नहीं भी पसंद आती हो किसी जगह पे, फिर भी आपको पता है करनी पड़ती है। यू बिकम अडैप्टिव, यू जेल इन द सोसाइटी। कल को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे चलना है, ऑर्गेनाइजेशन चलानी कैसे है, ठीक है ना। पर्सनल और प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स को डिफरेंशिएट करना सीख जाते हो। कुछ चीजें शायद मुझे पर्सनली ना पसंद हो, एजुकेशन टीचर्स अस की प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होता है, काम करने की जगह पे आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है ना। इट डेवलप ह्यूमन पर्सनालिटी, इट हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी। वर्कफोर्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। अब हर पढ़ा लिखा बंदा कुछ ज्यादा काम कर पाएगा, एफिशिएंटली कर पाएगा, तो उसकी होप्स भी बढ़ेंगी, एस्पिरेशन भी बढ़ेगी, ठीक है ना, और उसकी इनकम भी बढ़ेगी। इट फैसिलिटेट्स यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री। अब बेटा अगर एक रूरल एरिया में कोई बच्चा एजुकेट होता है, वो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ता है, तो वो अपने एरिया में जो सी चीज के रिसोर्सेज है उसको यूज करके कुछ ना कुछ कैपिटलाइज कर सकता है। दिस इज द स्टोरीज वी आर लिसनिंग फ्रॉम इंडिया कि टायर 2 टायर 3 सिटीज में रूरल एरियाज में लोग बड़े अच्छे से बिजनेस आइडियाज लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो दे आर गेटिंग एजुकेटेड, ठीक है। अब गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है, कई बार आ जाता है हाउ गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। गवर्नमेंट की क्या इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है, गवर्नमेंट की कहां पे रिक्वायरमेंट है, ये एक क्वेश्चन करंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसको हम रीड करते हैं। इंडिया In India, education is being regulated by the government अंडरलाइन रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। क्या पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, एक बेसिक प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। सीबीएसई बोर्ड है, जो यूजीसी बोर्ड है, एआईसीटीसी बोर्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, पीएचडी किसको कैसे ग्रांट होगी, वो सब कुछ कौन रेगुलेट करता है। 100% प्राइवेटाइज नहीं हुआ है, पर अब प्राइवेटाइजेशन के दौर पे जा रहा है, बट अंडर द रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। आगे under the Ministry of Education। ये याद रखना, गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट किया एक मिनिस्ट्री बना के, दैट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इट वाज क्रिएटेड इन 1985। अच्छी बात है, एजुकेशन कंट्रोल्ड होनी चाहिए, रेगुलेटेड क्यों, क्योंकि सबको राइट मिलेगा, राइट टू एजुकेशन। अगर वो कंट्रोल नहीं होगी तो वो प्राइवेटाइजेशन में वो कुछ लोगों के लिए ही स्केलेबल रह जाएगी। तो एजुकेशन लाइक फूड लाइक एयर एक बेसिक राइट है। तो हम क्या, सोसाइटी हमेशा कोई भी पर्सन होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, अच्छा हो बुरा हो, वो एक चीज बहुत सपोर्ट करता है कि कोई अगर खाने के लिए नहीं किसी को मिल रहा है उसको खाना दो। कोई अगर पढ़ने के लिए आप किसी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, पैसों से कर सकते हो, मटेरियल से कर सकते हो, बुक से कर सकते हो, टाइम से कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो कुछ 2 छोटे बच्चों को पढ़ा दिया। जब व्हेन यू डू समथिंग लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। अब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कहां आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बेटा MOE at union and state level have created various organizations to regulate education sector। हाँ जी, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फॉलोइंग रेगुलेटरी अथॉरिटी एग्जिस्ट इन इंडिया। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हो, लिटरेचर इशू होता है। एनसीईआरटी की बुक एक ऑल इंडिया लेवल पे करिकुलम सेट करती है कि किस करिकुलम को पढ़ाना है। सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं होता, बच्चे जो नंबर के लिए करते हैं, लेकिन उससे इसकी माइंड रैश नहीं है। आप 12 साल तक एक पर्टिकुलर साइकोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो आपको किस तरह की चीजें लाइफ के लिए पता होनी चाहिए, ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है ना। अब नंबर बेस्ड है, क्रेडिट बेस्ड है, उसका मार्किंग सिस्टम क्या है वो अलग बात होगी। दूसरा, जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाओगे तो यूजीसी आएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, जिसके अंदर मास्टर्स डिग्री, पीएचडी, ग्रेजुएशन के कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज उसका होगा। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। अब जैसे आप प्लस 2 के बाद कॉलेजेस में जाओगे तो आगे एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता था कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। आज भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो यूजीसी अप्रूव्ड, गवर्नमेंट रेगुलेटेड यूनिवर्सिटीज है, वो गवर्नमेंट रूल्स फॉलो होंगे कि फीस भी इतनी लेनी है, करिकुलम ऐसा होगा। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड पढ़ाई में जा रहे हो तो उसके लिए कंपटीशन ज्यादा है, इसके टेस्ट पे कर दिया जाता है। 85 to 87 यूजीसी रेगुलेटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें एडमिशन लेना सबसे मुश्किल होता है। उसके अलावा अब यूजीसी ने कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अलाउ कर दिया कि आप भी कोर्सेज करवा सकते हो, लेकिन आपको यूजीसी की परमिशन से चल रहा है। तो इसका मतलब हायर एजुकेशन में यही चला जाता है, स्कूल एजुकेशन तक या, ठीक है। उसके बाद एआईसीटी, ये टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन।
AICTE जो नॉन मेडिकल वाले या टेक्निकल इंजीनियरिंग वाले स्किल्स वाले लोग होते हैं, अब आजकल बायो टेक्नोलॉजी वाले भी और स्पेस रिसर्च वाले भी वो सब इसमें अलग पढ़े, इनके एग्जाम्स इनका करिकुलम ये डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ इनके बारे में। सबसे पहले NCERT कब स्टार्ट हुआ इंस्टीट्यूट 61। पर्पस टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चीजें और डे टू डे NCERT चेंजेस लेकर आता है। NCERT की कमेटी हर रोज रिसर्च करती रहती है कि सोसाइटी में पैराडिग्म कहाँ शिफ्ट होना चाहिए, कैसे शिफ्ट होना चाहिए। तो उस पैराडिग्म के बेसिस पे पॉलिसीज बनाई जाती है, उस पॉलिसी के बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस आगे स्कूल्स और बोर्ड्स को पास होती है। ठीक है। उसके बाद UGC came into existence in 1953। इसको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया पार्लियामेंट में 1950। जैसे RBI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, SEBI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऐसे UGC भी एक क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी। NCERT का बना हमारा 1961, ये कब बना 1953, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया, यानी इसको इंडिपेंडेंट राइट्स दिए गए एजुकेशन को लेकर। अब गवर्नमेंट भी इसमें इंटरवीन नहीं करती। जैसे RBI और गवर्नमेंट मिलकर चलते हैं, लेकिन पॉलिसी कौन बनाता है बैंक की, स्टॉक मार्केट की SEBI। कौन बनाता है, SEBI। ऐसी हायर लेवल एजुकेशन को लेकर पॉलिसीज कौन बनाता है, UGC बनाता है। तो ये आपके अगले 5 साल या 4 साल या 3 साल या 7 साल, ग्रेजुएशन करोगे तो 3 से 4 साल, मास्टर्स करोगे तो 2 साल, PhD करोगे 5 साल, तो 4 इयर्स टू 10 इयर्स की जर्नी अगली ये डिसाइड करता है। ठीक है। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव क्या है UGC का, टू कोऑर्डिनेट, अंडरलाइन टू कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च। टीचिंग किस तरह की होनी चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, और रिसर्च पे बहुत फोकस है UGC। उनको लगता है कि 12th के बाद बच्चा एक रैशनल माइंड में आ गया, उसको लैंग्वेज में फोकस नहीं करवाना, लेकिन उसको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट कर सके लाइफ लॉन्ग अपने आप में। ठीक है। AICTE ये कब बनी 1945। ये बेटा डाटा छांटी करके निकाला हुआ है, नोट्स विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है। एपेक्स नेशनल लेवल बॉडी फॉर टेक्निकल institutions education system throughout the country, promotion of qualitative improvement in relation to quantitative growth। quantitative growth कौन सी होती है, जो नंबर बैक्स फैक्ट बैक होती है, जो हमारे नंबर्स के ऊपर काम होगा। रेगुलेशन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड इन द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम। अब बेटा जो ये इंजीनियरिंग के IIT के पेपर होते हैं या नीट के पेपर होते हैं, ठीक है, अब उन सबको टेस्ट करने के लिए एजेंसी एक बन गई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब आपने कोई चाहे कॉमर्स है चाहे नॉन मेडिकल है, हम उस स्ट्रीम्स को छोड़ दें, साइंसेज है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है। अब होता है इधर रेलेवेंस, लैंग्वेज सबसे पहले आती है। कभी भी किसी एजुकेशन में चले जाओ, सबसे पहले एजुकेशन में क्या आएगी, लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद आएगा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद आएगी पॉलिसी। ठीक है। तो पॉलिसी में इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। कौन सा बड़ा सब्जेक्ट है, तो रेलेवेंस में जाए तो पहले 5 सब्जेक्ट्स में इकोनॉमिक्स आता है, अकाउंट्स भी बहुत पीछे है उसके। ठीक है ना। गेटिंग अ पॉइंट। मैथ सबसे पहले आता है, क्योंकि मैथ्स की यूटिलिटी ज्यादा है, उसकी एप्लीकेशन ज्यादा है। अकाउंट्स, फिजिक्स, बायो, दीज आर स्ट्रीम बेस्ड। जिसने बेसिकली मेडिकल में काम करना है, ह्यूमन बॉडी से काम करना है, बायो पढ़ेगा। जिसने पैसे से काम करना है, लेन देन करना है, वो अकाउंट्स पढ़ेगा। तो बेसिकली इन बॉडीज का ये स्ट्रक्चर होता है, सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स डिजाइन किए। 2000 ईयर के आसपास 1995 से लेकर 2010 में सारा IT का बूम था। सिर्फ IT की पढ़ाई को फोकस दिया गया ज्यादा, क्योंकि कंप्यूटर सिखाया जाए लोगों को, कंप्यूटर्स वाले सिस्टम पे। अब लेकिन यूर जनरेशन, आप लोगों को बेटा छोटी क्लासेस में स्कूल में लैब देख रहे हो, ठीक है। हमारे टाइम पे स्कूल में लैब में जिसको कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, हमारा प्रैक्टिकल क्या होता था 6-7 क्लास में, कंप्यूटर ऑन करके कौन दिखाएगा, उसको ऑफ करके। लिटरली दिस वाज द बेसिक थिंग्स एंड 80% पीपल यूज्ड टू फेल। 80% यूज्ड टू फेल। इसका मतलब अब सोसाइटी वो IT को अडैप्ट कर चुकी है, अब मोबाइल को अडैप्ट कर चुकी है। अब नेक्स्ट चीज क्या आ गई, डाटा साइंसेस आ गई, AI आ गया। तो आप लोगों को, मुझे भी करना पड़ेगा उसको अडैप्ट, क्योंकि अब मुझे 20 साल और काम करना है। आप लोगों को वो अभी इनकल्टिवेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जब नई चीज आएगी, इनकल्टिवेशन सबको करनी पड़ेगी। तो एजुकेशन एक अप्रोच है कि आप उस चीज को कैसे चेंज कर सकते। ठीक है। उसके बाद कुछ डाटा दिए हैं, बेसिक से एक बार रीड कर लेते हैं। गवर्नमेंट इंटरवीन्स बिकॉज दिस सेक्टर रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। इसमें खर्चा बहुत है, क्योंकि हमने एक कंसिस्टेंट लेवल पे ग्रोथ चाहिए। इन 1952 टोटल एक्सपेंडिचर कितना था गवर्नमेंट का, 7 अंडरलाइन कर लो। 1952 में कितना खर्चा करती थी गवर्नमेंट, 7.2% ऑफ व्हाट, टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारे बजट का 7.2% कहां जाता था, एजुकेशन में। अब 2014 में कितना जा रहा था,
ठीक है, तो इसका मतलब चेंज हुआ है, हमने बहुत ज्यादा चेंज किया एजुकेशन में एक्सपेंडिचर। एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई पे नहीं कहते, एजुकेशन में बहुत सारी डेवलपमेंट, रिसर्च, इंडस्ट्रियल रिसर्च, एनएसडीसी, मिनिस्ट्री, एक ना पोर्टल है गवर्नमेंट ने बनाया है, उसका नाम है नेपटेल। आफ्टर +2 जो भी इंडिया में किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं यूजीसी रूम में, उन स्टूडेंट्स के लिए उसका एक्सेस फ्री होता है। इसमें वर्ल्ड लेवल के सारे हाई एंड के कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है ना। तो आप लोग किसी आईएम्स में नहीं जा सके, आईआईटी में नहीं जा सके, लेकिन वहाँ का कोई प्रोफेसर या टीचर ने कोई कोर्स बना के वहाँ डाला हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो। इफ यू वांट टू वर्क एंड अपग्रेड योर स्किल एट अ मिनिमम कॉस्ट, तो इस पोर्टल की कॉस्ट कौन मेंटेन करता है? गवर्नमेंट मेंटेन करती है। एक प्लेटफॉर्म है, मुझे भी पता था, लेकिन अब एज अ टीचर आई हैव केम टू नो, तो शायद मैं भी अपना कोई कोर्स वहाँ पे बनाने की सोच रहा हूँ, बट इट विल टेक सम टाइम। जब आप कोर्सेज बना के डालोगे और बच्चों के लो एंड कॉस्ट फ्रॉम 1000 to 10,000 रुपीस, इट्स अ बेसिक कॉस्ट। 1000 रुपए का कोर्स भी वहाँ अवेलेबल है, 10,000 का भी अवेलेबल है, ठीक है ना। ऐसी और प्राइवेट वेबसाइट्स भी बहुत है, खान एकेडमी, कोर्सेरा, देयर आर मेनी इंटरनेशनल एकेडमीज अवेलेबल। लेकिन आप लोगों को उस तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट को कंसिस्टेंट उस लेवल का देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये सब्सिडाइज कर रही है, क्यों? कोर्स क्यों 1000 रुपए का 5000 का मिल पा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट उसकी कॉस्ट पे करती है, उसके बैक एंड की, उसके सॉफ्टवेयर की, उसके इंटरफेस की, ठीक है। However, there have been irregular rise in foreign expenditure. The above data is only of the government expenditure, whereas private expenditure of individual. अब आप लोग देखो कितना खर्चा करते हो, एक बच्चे के ऊपर 20 साल तक घर वाले खर्चा करते हैं, 20 से 25 साल तक एजुकेशन, may it be financial cost of books and teaching, may it be your communication cost and your time cost, उसकी तो कैलकुलेशन ही नहीं हुई। इसलिए वो डाटा है कौन सा? गवर्नमेंट फेच कर रही है। अगर एक इंडिविजुअल से पूछा जाए कि उसने 25 साल में अपने बच्चे की एजुकेशन में कितना खर्च किया, तो डाटा कैलकुलेट ही नहीं हो पाएगा, और एवरेज कॉस्ट निकल भी जाए, लेट्स से 1 लाख फॉर 1 ईयर एग्जांपल, मे बी इनिशियल ईयर्स में 50,000 हो, फिर बाद में 2 लाख हो गया हो, तो अगर 20 से 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए तो मिनिमम +2 तक ही खर्च हो जाता है। फिर आगे जाके हायर एजुकेशन पे और ज्यादा खर्च हो जाता है, तो 40 to 50 लाख ऑन ईच इंडिविजुअल मिनिमम एजुकेशन एक्सपेंडिचर है। इफ यू गो टू गुड इंस्टीट्यूट दैट विल गो अप टू 1 करोड़। गेटिंग माय पॉइंट? तो तुमने एजुकेशन के ऊपर बहुत, तभी तो एजुकेशन सेक्टर एज अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट भी बनी है, ठीक है। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कुछ डिटेल्स, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद डिस्कस करते हैं। टाइम हो गया टाइम? हाँ जी। अब इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है दैट इज आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एंड तापस मंजूदा कमेटी। ये एक एजुकेशन लेके स्पेशल कमेटी है, इसको एक बार रीड कराना, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। गोविंद आ गया समझ?